पिछले व्याख्यान में हमने इस तथ्य का अध्ययन किया था कि भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया और संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाने का जो मूल कारण था वह ये था कि हम कार्यपालिका की शक्तियों को निरंकुश नहीं करना चाहते थे। यही वजह है कि कार्यपालिका की शक्तियों को निरंकुश होने से रोकने के लिए और साथ ही साथ औपनिवेशिक शासन के दौरान हमने जो अनुभव प्राप्त किया था संसदीय प्रजातंत्र का, यही वजह है कि आज़ादी के बाद जो व्यवस्था हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगी हमें, वह संसदीय प्रजातंत्र था। क्योंकि अगर हम देखें संसदीय प्रजातंत्र की व्याख्या मैंने पिछले व्याख्यानों में कर चुका हूँ, तो इसमें संसदीय प्रजातंत्र वह प्रजातंत्र है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और यहाँ हम एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जिसमें कार्यपालिका अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के प्रति उत्तरदायी हो। यही वजह है कि संसदीय प्रजातंत्र को एक सर्वोत्तम विकल्प के रूप में देखा गया भारतीय संविधान सभा द्वारा। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है जो हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है कि भारत में संसदीय प्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है या संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन के संसदीय प्रजातंत्र को देखकर अपनाया गया। और ये बात कही जाती है कि ब्रिटेन की संसद दुनिया की सभी संसदों की जननी है, यानी दुनिया में जहाँ कहीं भी संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है वह इंग्लैंड के उदाहरण को देखकर ही अपनाया गया है। तो भारत में भी संसदात्मक प्रजातंत्र का जो मॉडल है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल के नाम से जाना जाता है और ये ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को देखकर ही अपनाया गया है। परंतु एक सवाल ये उठता है, लेकिन अगर भारतीय संसदात्मक प्रजातंत्र और ब्रिटिश संसदात्मक प्रजातंत्र का अगर हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि दोनों में एक बड़ा अंतर है। वह अंतर इस बात में विद्यमान है कि भारत में एक लिखित संविधान मौजूद है और वे लिखित संविधान सभी संस्थाओं जिसमें संसद भी शामिल है उसकी सीमाओं को निर्धारित करता है। यानी लिखित संविधान ही ये निर्णय करता है कि संसद के अधिकार क्षेत्र में क्या चीज़ है और क्या नहीं है। दूसरी ओर एक बहुत बड़ा जो गुणात्मक अंतर है भारतीय प्रजातंत्र में और ब्रिटिश प्रजातंत्र में कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था है और ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। तो भारत में ना चाहते हुए भी संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन दो स्तरों पे किया गया है, केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे। और यही वजह है कि और 3 सूचियाँ भी संविधान में दी गई हैं, पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी संवर्ती सूची, कि जिस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होगा वह संघ सूची के नाम से जाना जाएगा और जिस पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार होगा वे राज्य सूची के विषय माने जाएंगे। और संवर्ती सूची में दोनों ही इकाइयाँ, दोनों ही क्षेत्र अपने अपने कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई विरोध की स्थिति होगी तो केंद्र का कानून ही मान्य किया जाएगा। अब संसदीय प्रजातंत्र के संदर्भ में ये बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है कि जहाँ ब्रिटेन की संसद पूरे ब्रिटेन के लिए कानून बनाती है, भारत की संसद सिर्फ उन्हीं विषयों पे कानून बनाती है जो संघ सूची में वर्णित है, उसे राज्य सूची पे कानून बनाने का हक नहीं। यानी भारतीय संसदात्मक प्रजातंत्र 2 स्थितियों से नियंत्रित है, पहला एक लिखित संविधान द्वारा और दूसरा संघात्मक व्यवस्था द्वारा। जो ये दोनों विशेषताएं ब्रिटेन में नहीं पाई जाती, क्योंकि हम पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर चुके थे कि ब्रिटेन में लिखित संविधान है, वहाँ की संसद जो कानून बना दे वही संविधान के रूप में मान्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता पाई जाती है, यानी ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन का कानून नहीं है, कि यानी संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को पुनरावलोकन का अधिकार वहाँ के न्यायालय को नहीं है, बल्कि उसके उलट ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय, जिसे प्रिवी काउंसिल कहा जाता है, वह ब्रिटेन की संसद का ही अंग है। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद जो कानून बनाती है उसे रोकने का जनमत के अलावा और कोई प्रतिबंध, संस्थागत प्रतिबंध विद्यमान नहीं है। तो ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता भी है, यानी ब्रिटेन की संसद
जो कानून बना दे वो वैधानिक है, चाहे वो कानून कितना ही अन्यायपूर्ण या अत्याचारी हो। उसके उलट भारतीय संविधान में एक लिखित संविधान है, और लिखित संविधान होने के नाते ब्रिटेन की संसद पर ये, भारत की संसद पर ये प्रतिबंध है कि वह लिखित संविधान में दिए गए अपने निहित कर्तव्यों के अनुसार ही काम करेगी, उससे बाहर नहीं जा सकती। अगर उससे बाहर जाएगी तो भारत के संविधान ने ही सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भारत की संसद अगर कोई अत्याचारी या निरंकुश कानून भी बना देती है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे वैधानिक कहकर निरस्त कर सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति ब्रिटिश संसद के साथ नहीं है। ब्रिटिश संसद जो कानून बनाती है वो वैधानिक भी होगा और संविधान सम्मत भी होगा, क्योंकि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। यही वजह है कि ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत पाया जाता है, लेकिन भारत में संविधान की संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसके उलट हाँ, संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत भारत में भी अपनाया गया है और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में। संसदीय सर्वोच्चता का अर्थ ये है कि ब्रिटेन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में अगर कौन सर्वोच्च होगा तो इसके मामले में भारत का संविधान भी संकेत करता है, और हमारे संविधान निर्माताओं की मूल भावना भी ये थी कि भारत में संसद को सर्वोच्च होना चाहिए, क्योंकि संसद जनता की प्रतिनिधित्व इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा कोई अंग ऐसा नहीं है जो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका की जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करे। तो ऐसी स्थिति में संसद सर्वोच्च होनी चाहिए। संसद जो भी कानून बनाए सामान्य तो उसे लागू होना चाहिए और वैधानिक होना चाहिए। संसद की शक्ति पर लोक संप्रभुता के अतिरिक्त अन्य कोई संप्रभुता लागू नहीं होनी चाहिए। यानी संसद को एक केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए, और यही हमारे देश के संविधान निर्माता महसूस करते थे कि संसद को बड़े सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों में एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। यही वजह है कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत तो अपनाया गया कि ये माना गया कि संसद बाकी दोनों अंगों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन फिर भी संसद को ये अधिकार नहीं दिया है कि वह संविधान के बाहर जाके कानून बनाए। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को भी अपनाया गया है और संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत भी अपनाया गया है। यानी ब्रिटेन की संसद बाकी दो अंगों की तुलना में सर्वोच्च है, जबकि भारत में भी संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत तो अपनाया गया है, लेकिन संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। संप्रभुता तो संविधान की स्वीकार की गई है, लेकिन हाँ, संसद को व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने के लिए एक केंद्रीय अभिकरण के रूप में स्थापित किया गया, और ये माना गया कि संसद लोगों की जीवन दशाओं में एक आवश्यक परिवर्तन लाएगी। और यही वजह है कि संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत को न अपनाते हुए भी भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बारे में भारतीय संविधान निर्माताओं में एक व्यापक सहमति हमें देखने को मिलती है।